मधु कृष्णा जी, राकेश मेहता जी, प्रदीप सचदेवा जी, रूमी रॉय जी, यहाँ पर CSDS से और दूसरे आए हुए गणमान्य हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर मैं आप लोगों से इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया। खुशी इस बात की है कि हम लोगों का और खास तौर पे मेरा ये मानना रहा है शुरू से ही कि जब तक हम सीधे के सीधे संवाद उन लोगों के साथ ना करें जिनके लिए हम नीति बनाते हैं, जिनके लिए हम कानून बनाते हैं, जब तक हम वो संवाद की प्रक्रिया ना करें, जब तक कि हमारा कोई भी कानून या कोई भी नीति हमारी तर्कसंगत नहीं बन पाएगी। इसलिए जब मैं यहाँ पर आज आप लोगों के साथ में बात करने के लिए, संवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अभी मुझे आमंत्रित करने वाले मंच को संभाल रहे मेरे साथी ने कहा कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप लोगों को इस बात की खुशी है कि हम इसमें करना चाहते हैं। मेरी एक निष्ठा कम से कम इस मामले में साबित हुई है। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी मुख्यतः कोर्ट में जब आप लोग गए तो जिस आधार के ऊपर आप लोगों को जजमेंट्स मिले और जिस आधार के ऊपर आपने अपनी बात को कोर्ट में रखा, एक तो उसके अंदर ये था कि 2007 के अंदर अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में बड़ा क्लियर कट ये मेंशन है कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए अलग से एक स्पेस रोड के अंदर रहेगा, साइकिल रिक्शा के लिए एक अलग से रोड्स के अंदर जगह निर्धारित करी जाएगी। उसी तरीके से मास्टर प्लान 2021 का भी ये कहता है और मास्टर प्लान 2021 का भी 7 फरवरी 2007 को नोटिफाई हुआ था और अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी अक्टूबर 2007 में ये आई थी। मास्टर प्लान एक और जगह के ऊपर ये भी कहता है कि 2 से 3% दिल्ली की आबादी के जितने, उसी के अनुपात में दिल्ली के अंदर हॉकर्स, वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वालों की जगह भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को निर्धारित करके उनको वहां पर देनी पड़ेगी। और ये तीनों चीजें अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में और मास्टर प्लान में खास तौर के ऊपर दिल्ली के मुतल्लिक जब आई तो उसको लेकर के आने वाला मंत्रालय था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और आपको जानकर के खुशी होगी कि मैं उस वक्त अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था। तो मास्टर प्लान मेरे हाथ से बना और अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मेरे हाथ से निकली, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं आगे वो अब पहली बार करूंगा, मैं पहले से करते आया हूं तो उसको आगे अब मैं अंजाम दे पाऊंगा। मैं अपना रोल इस तरीके से मैं देखता हूं। आज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि हमने जैसे बताया कि हम लोगों की नीति अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत यह है कि हम लोगों को एक रोड के अंदर एक हिस्सा साइकिल रिक्शा के लिए निर्धारित करना पड़ेगा। मास्टर प्लान में प्रावधान है, तो क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता है? 2001 के अंदर उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा लिखित में कहा और बहुत उसकी चर्चा हुई, हम लोगों ने भी सबने बहुत स्वागत किया। हाई कोर्ट के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक क्लियर कट ऑर्डर्स है कि इसको होना चाहिए, क्यों नहीं होना। हम लोग ये देखते हैं, आज सुबह जब मैं यहां पर आ रहा था तो आज सुबह 7:30 बजे मेरे घर पे 3 टेम्पू भर करके कीर्तिनगर फर्नीचर ब्लॉक से आए कि उन लोगों के वहां पे झुग्गियों को कॉर्पोरेशन कह रही है कि आप यहां से हटिए, खाली करिए। मैंने आज सुबह कमिश्नर से वहां पे उनसे बात करी और एलजी साहब दिल्ली में नहीं है, उनके ओएसडी से मैंने बात किया। और लेकिन यह सब चीजें क्यों होती है? इतनी ठंड के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर रात में जब गुजरता है, होता है, तो उस वक्त कैसे कोई आदमी ये सोच सकता है कि इन सब लोगों को हम लोग इनके सर के ऊपर से छत हम इन सब लोगों के सर के ऊपर से हटा दें। कल मेरे से हॉकर्स के फेडरेशन के एक और साथी हमारे डीपी राय बंगाल से आते हैं, हाई कार्ड का उनका एक इंस्टीट्यूशन है, वो लोग भी परसों शाम को मेरे पास में आए। करोल बाग से हॉकर्स को बगैर किसी बात के वहां से उखाड़ करके उसको फेंका जाता है। उससे पहले रघुवीर नगर के अंदर जो मेरी विधानसभा क्षेत्र था, जहां पे नजदीक में जहां पर हम रहते थे, जहां पर रोजाना हमारे घर की सब्जी हमारी माताजी और मेरी पत्नी वहां से लेकर के आती थी, वहां के लोगों को एकदम से उठा करके उनको कहा जा रहा है कि आप कहीं और पे चले जाएं।
तो कानून हमारे पास में है, मास्टर प्लान हमारे पास में है, लेकिन क्या वजह है कि हम लोग इसके ऊपर कार्यान्वित हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कार्यान्वित ना हो पाने का सबसे बड़ा सीधा अभी बहुत अच्छा किसी ने मेरे से पूर्व हमारी वकील साहिबा बोल रही थी कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी उसके अंदर परिवर्तित करना पड़ेगा। जब तक कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी कानून हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। इसलिए जो इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस के अंदर हो, चाहे कॉर्पोरेशन के अंदर हो, जब तक सोच नहीं बदलेगी हम सबके सब लोग कहीं पर भी हम आगे नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये सोच लेना चाहिए। हमारे राकेश मेहता जी जब एमसीडी में कमिश्नर बनकर के आते हैं तो राकेश मेहता जी इसमें इन्होंने कम से कम अर्बन वेंडर्स के लिए कमाल की स्कीम्स ये लेकर के आए। और मैं तो सौभाग्य समझता हूं कि मैं जिस टाइम पे दिल्ली में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उस वक्त ये हमारे साथ में डीटीसी के अंदर काम करते थे और उस वक्त हम लोगों ने और इन्होंने उस वक्त एक शुरुआत करी थी ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, एबीटीएस जिसको हम कहते थे, जो डीटीसी बस में लगाने की इन्होंने उस वक्त बात करी थी। और मैं बात कर रहा हूं सन 2001 की, और एबीटीएस सिस्टम 2001 में लगाने की हमने बात करी थी, आज तक ये नहीं लगा है। शुरुआत उस टाइम के ऊपर हो गई थी। आज अगर वो एबीटीएस सिस्टम हमारे इन बसेस के अंदर लगा होता तो जो बलात्कार की घटना यहाँ पे हुई है वो दिल्ली के अंदर नहीं होती। तो अगर अच्छे ऑफिसर्स आते हैं तो वो उसको एक अंजाम देते हैं, वहां पर एक शुरुआत करते हैं, लेकिन जब मानसिकता नहीं होती है और लोगों में तो उस चीज को वहीं के वहीं उसको खत्म हो जाते हैं, आगे उसको नहीं लेकर के जाते। आज इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं तो मैं इसके आगे आपको बताना चाहता हूं। अभी जब आप सब लोग बात कर रहे थे, मैंने मधु किश्वार जी से भी बात करी, राकेश मेहता जी से भी चर्चा करी, और मधु किश्वार जी का जब पिछली बार भी मेरे से जब मैंने इनसे बात करी थी तो इनका भी मानना था, और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के संबंध में एक कानून होना चाहिए कम से कम जो पूरे हिंदुस्तान भर में लागू हो, और उस कानून के जरिए आप सब लोगों को राइट मिलना चाहिए, एक अधिकार मिलना चाहिए कि रोड के ऊपर आप चला सकें, ताकि कोर्ट्स के माध्यम से देश के अंदर किसी भी हिस्से में आप उस अधिकार को आप लोग छीन सकते हैं, चाहे कहीं पर भी आप लोगों को हटाया जाए। वो कानून होना चाहिए। कानून आज की डेट में नहीं है, केवल कोर्ट के ऑर्डर से ही आप लोगों को और जगहों से या पॉलिसी से आपको मिलता है। जब तक कानूनी एक बैकअप इसके अंदर नहीं होगी, ना हम इसमें मानसिकता बहुत लोगों की चेंज कर पाएंगे, बदल पाएंगे। तो इसलिए आज आप सब लोगों के सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मैं एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम जस्टिस मुकुल मुदगिल को रखेंगे, राकेश मेहता जी को, मधु किश्वार जी होंगी उसके अंदर, हम उसमें उसके अंदर हम रखेंगे, और हम जिनको मधु किश्वार जी अगर और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स या दूसरों को आप डालना चाहें, आप सरकार को, आप एक्सपर्ट कमेटी, आप हमको हमारे को बताएं कि सलाह दें कि क्या कानून हमारे को देश भर के अंदर एक मॉडल बिल ड्राफ्ट एक्सपोजर आप बना करके हमको दें, ताकि हम उन स्टेट्स को, सब स्टेट्स को हम कह सकें कि आपको ये लेजिस्लेट करना है। आप इस चीज को भी एग्जामिन करें कि क्या इस बिल को पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है पूरे के पूरे देश के लिए, और अगर संविधान के तहत पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है तो पार्लियामेंट से हम इसको लेजिस्लेट कराएंगे, और अधिकार हम अपने रिक्शा चलाने वालों को पूरे देश में। और जब एक बार कानून के माध्यम से हम लोग ये अधिकार देश के अंदर रिक्शा चालकों को हम देंगे तो मेरे ख्याल से उससे मानसिकता भी हमारे अधिकारियों की बदलेगी, और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजों में जिसमें हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी हम लोग इसको कर पाएंगे। एक और बिल हमारा हॉकर्स का, वेंडर्स का, पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है। मधु किश्वार जी ने बताया, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं हमारे कि इसके अंदर काफी सारे बदलाव करने की जरूरत है, और इसके अंदर काफी सारे चेंजेस करने की जरूरत है। स्टैंडिंग कमेटी इसके अंदर देख रही है। स्टैंडिंग कमेटी ने आप लोगों को भी बुलाया है। मैं राकेश मेहता जी से भी अनुरोध करूंगा, आनंद साहब जो अभी यहाँ पे थे, जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप ऑफिशियली आप स्टैंडिंग कमेटी को लिखें कि इसके अंदर आप क्या चेंजेस चाहते हैं। आप मुझे ऑफिशियली लिखें ताकि हम लोग इसको ऑफिशियली जो आप लिखेंगे हम उसको अमेंड करवा सकें, और इस स्टेज के ऊपर हम अमेंड करा करके एक अच्छा हम बिल पार्लियामेंट में हॉकर्स का, वेंडर्स का हम पास कराएं, जिससे कि सही मायने में आप सब लोगों को फायदा पहुंच सके। मैं अंत में जितना अगर ये जो आप कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं दोनों इश्यूज से जुड़े हैं,
हम दोनों की आपको दे दें? नहीं, देखिए इसमें पार्लियामेंट में जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुए बिल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट में जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया है तो उसको चेंज सिर्फ अब स्टैंडिंग कमेटी कर सकती है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में मैंने बात कर चुका हूं। मैं शरद यादव जी जो चेयरमैन हैं उनको मैंने आपके बारे में भी चर्चा करी है। तो आप उनसे जाकर के उनको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आप एविडेंस के तौर के ऊपर आप लोग जाकर के स्टैंडिंग कमेटी को बोलें, और स्टैंडिंग कमेटी जो हमको रिकमेंड करती है तो हम लोग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन को हम लोग जो है उसको मान करके पार्लियामेंट के अंदर हम लेकर के जाते हैं। तो क्योंकि जब एक बार बिल हम लोग इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में हो जाता है तो फिर वो हाउस की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसको हम लोग फिर जब तक कि स्टैंडिंग कमेटी से वापस ना आए हम नहीं चेंज कर सकते। और फिर जब स्टैंडिंग कमेटी से वापस आएगा तो हमारा दायरा केवल स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना रह जाता है। क्योंकि अगर हम उसके दायरे से बाहर जाएंगे तो फिर वापस हमको स्टैंडिंग कमेटी में हमको भेजना पड़ेगा कि हम नई चीज इसमें डाल रहे हैं, आप हमको इसके बारे में भी आप हमको जानकारी दें। तो इसमें यह एक छोटी सी दिक्कत भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूं क्योंकि एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अच्छे लोग हैं। शरद यादव जी बहुत अच्छे और प्रो पुअर उनकी सोच है और गरीबों का हमेशा वो मदद भी करते हैं। बेशक हमारी पार्टी के नहीं है लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूं कि कम से कम उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो आप लोग अगर उनसे बात करेंगे, मेरी ऑलरेडी एक बार उनसे बात हो गई है, वो आप लोगों की जरूर मदद करेंगे और कमेटी से जो रिकमेंडेशन हमारे पास में आएंगी हम उसको उसी के अनुरूप हम उस बिल के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। तो मैं इन सब शब्दों के साथ कि हम लोग इसके लिए जो पॉलिसी जो नीति निर्धारित करनी है, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गरीबी उन्मूलन मंत्रालय होने के नाते ये एक जीविका का प्रश्न बन जाता है। और जब जीविका का प्रश्न लाइवलीहुड का प्रश्न बनता है तो हमारा मंत्रालय ही इसको देखेगा, हम दूसरे किसी और मंत्रालय के ऊपर थोपने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी और बहुत सारे मसले कोई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के ऊपर एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से मैं इस चीज से सहमत हूं कि इसको हमारे ही मंत्रालय को करना चाहिए और हम ही करेंगे इसमें, क्योंकि ये गरीब लोगों की जीविका से संबंधित है। और गरीब लोगों की जीविका सबसे अच्छे तरीके से अगर कहीं पर दी जा सकती है तो ये एक माध्यम है जिसमें कम से कम गरीब हमारे शहर में आकर के वो इज्जत के साथ अपनी दो वक्त की सकता है। दिल्ली के अंदर जैसे कहते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर अगर जो लोग शेल्टरलेस होमलेस लोग हैं, हमारे दिल्ली के अंदर लगभग 1 लाख के करीब हमारे होमलेस लोगों की तो गिनती कई संगठन हमारे कर चुके हैं। हालांकि 1% टोटल पॉपुलेशन का अनुपात नॉर्मली कहते हैं, तो उस अनुसार तो दिल्ली में 1,60,000 के करीब, 1,62,000 के करीब हमारे दिल्ली में शेल्टरलेस होमलेस लोग होने चाहिए। लेकिन एक संस्था ने जिस वक्त इन शेल्टरलेस लोगों को चिन्हित ही केवल नहीं किया, इनसे ये भी जानने की कोशिश करी कि ये इनकी जीविका का साधन क्या है, तो आप लोगों को हैरानी होगी कि ये सब के सब लोग कोई शहर के ऊपर बोझ नहीं है। इन लोगों में जो होमलेस लोग भी हैं, इनमें से भी 84% लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि काम करते हैं, जो कि जीविका कमाते हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग रिक्शा चलाने वाले लोग होंगे जो गरीब लोग हैं। और इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये होमलेस लोग हैं, ये शहर के ऊपर बोझ हैं, बल्कि ये शहर को वापस आगे कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि शहर आगे बढ़ता है। तो ये शहर का बोझ नहीं है, अपनी जीविका कमाने के साथ साथ शहर को अपना श्रम देते हैं जिससे कि शहर आगे बढ़ता है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता कि बहुत अगर कुछ लोग आपसे कुछ बेशक और जो खड़े हैं भाई लोगों, आगे कुछ कुर्सियां हैं, आ जाओ, पीछे बैठे जमीन पे, इधर आ जाओ। मैं यही से पूछूंगा जी जरूर। पहले मैं 90 या 120 सेकंड होगा। मैं आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गरीबों के लिए। एमसीडी ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर साहब कोई यहाँ पर है क्या ये जो सर्विंग है? अगर है तो खड़ा हो जाए, कोई नहीं होगा। सर्विंग आपने बुलाया नहीं, उनको आना चाहिए, आपने मुझे भी नहीं बुलाया। अच्छा सुनिए ना, सेकंड जा रहे देन जो अपने इन्होंने प्रदीप जी ने व्याख्यान दिया उसमें रेडीज की फिक्र नहीं हो गई, सब्जी मार्केट जो सड़कों पर है उनकी जिक्र नहीं हो गई, और फुटपाथ पर जो मार्केट्स है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, उनकी जिक्र नहीं होगी। आप देखते हैं यूरिनल, अगर आप देखेंगे हर जगह पर मर्द लोग
खड़े हो जाते हैं, सारे आप पेशाब करते हैं सारी दिल्ली में। मैं रिक्वेस्ट यू वन थिंग, अभी आप जो मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं, क्योंकि प्रदीप आएंगे, बाकी लोगों के साथ डिस्कशन चलेगा। इन चीजों के लिए प्रावधान करें। ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने कई गरीबों की स्कीम इनॉग्रेट की है, गोविंदपुरी में की है, कालका जी एक्सटेंशन में की है। प्रॉमिस किया था कि इस साल से तब खत्म होना चाहिए, सिर्फ उसका उद्घाटन हो गया, उसके बाद उनके ऊपर कोई एक्शन। मैं उधर गोविंदपुरी की कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ जुबलियों को इन्होंने वो फाउंडेशन स्टोन डे की हुई। I will be grateful if he looks into it. Afterwards, he need not respond to me now. Thank you, madam. Please. Yes, we'll take. I was looking at the heading of implication of. You raised a very important and interesting issue. Interesting because this I took up as a sportsmaster. So I've always felt that the playgrounds in urban areas are a commodity which is gradually there is no space for playground. So what I had done at that time, I took it up with Mr. Kamal Nath, the Urban Development Minister, and he agreed very kindly. He wrote to the DDA that all the schools, including the government schools, during the after-school hours, should open up their play field for the neighborhood children to come and use them. Unfortunately, the strong lobby among the private schools and also the government also, I don't know why the government didn't evince much interest on this important issue. But this is a way which I think that we can open up spaces in the schools for poor people or also for other neighborhood people. गरीब लोगों को सरकारी स्कूल तो हर जगह के ऊपर हैं और सरकारी स्कूल में प्लेग्राउंड्स भी सब जगह के ऊपर हैं। तो जो गरीब लोग हैं हमारे, उनके बच्चे उन स्कूल्स के अंदर, स्कूल जब नहीं चल रहे हैं तो बगैर किसी को डिस्टर्ब करे वहां पे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है जो कि मैं फिर उम्मीद करूंगा कि कभी सरकार में होने पे हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि कोई इस पे PIL डाले और कोर्ट से हमारे को ऑर्डर हमारे को दे। मुझे तो यही क्योंकि मेरे पास में हमारे वेबसाइट में खेल मंत्रालय में हमने डाला था, अभी भी होगा वो ऑर्डर, जो कि कमलनाथ जी ने जो मुझे चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी में कहा है कि आपने जो मसला मेरे सामने रखा है, मैंने DDA को ऑर्डर्स कर दिए हैं और DDA सारे स्कूल्स को जो भी दिए गए हैं कंसेशनल रेट्स पे उनको प्लेग्राउंड ओपन करें। I'm going beyond that for poor recreational places like today people go around India Gate or something. We are not in our master plan leaving any such large spaces. हम लोगों ने जो स्लम रिहैबिलिटेशन प्लान जो हम लोग बना रहे हैं उसमें इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन में जहां पर हम वर्टिकल जाने की बात कर रहे हैं, तो जो जगह खाली होगी उसमें, क्योंकि अभी स्लम क्लस्टर्स हमारे जैसे गोविंदपुरी के अंदर स्लम क्लस्टर्स की अभी इन्होंने बात करी है, ये बात सही है कि उसमें काफी डिले उसके अंदर हो गया है। लेकिन जब हमने कंसेप्चुलाइज किया था, जब मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में था, तो अब दोबारा से उसको काफी तेजी उसमें आई है, गति उसमें आई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब ये वर्टिकल जाएंगे स्लम्स, तो जो जगह खाली आगे होगी वो जगह रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इन्हीं गरीबों के लिए इस्तेमाल हो पाएगी। मैं एक और बात आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेहता साहब भी है और माकन साहब ने क्योंकि अपॉइंटमेंट इस कमेटी की कर दी है, मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत से सवाल आप मेहता साहब से और जो सवाल आप इंदिरा जी से, रोमी जी से करना चाहें, प्लीज वेट फॉर दैट। माकन जी को थोड़ी देर में जाने देंगे, बट ये मत सोचिए कि बिकॉज आई रियली वांट टू हियर, आई कैन टेल यू मिस्टर मेहता हैज सम इम्पोर्टेंट सजेशंस and if you feed them to him and he will be hopefully chairing that committee, I think it will be very useful. जी, आप पूछ लीजिए। आपको बधाई पर बोझ नहीं है, अगर ये आवाज आपकी तरफ से आएगी तो इन लोगों को और हमको शक्ति मिलेगी जिससे हम आगे काम कर पाएंगे। पुलिस को समझाइए, they call them vermin, बोलते हैं ये वर्मिन है, कीड़े मकोड़े हैं जिनको आप फैलने देना चाहते हैं। मैं एक गरीब रिक्शा भाइयों की तरफ से एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि पुलिस जो आए दिन डंडे मारते हैं, आज तक निजामुद्दीन स्टेशन पे कोई भी सवारी अगर अदरवाइज जाते हैं तो उनको डंडे से मारा जाता है। इस पर किसी ऐसे इंसान को मतलब वो किया जाए कि एक फकीर के रूप धारण करके, कि ताकि पुलिस वाले वहाँ क्या कर रहे रिक्शे वाले के लिए। और दूसरा
धूप, आंधी तूफान, बरसात में टीन सेट का इंतजाम हो हर स्टैंड पर, हर मेट्रो के बस में, ताकि रिक्शा वाले आराम से 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे बरसात में, धूप में आराम कर सके, ताकि वहाँ पानी का भी इंतजाम हो। वाकिफ साहब एक बात, जब डंडे खाते हैं, मैं कई केसेस जानती हूँ, डंडा मारा पुलिस ने जो शौकिया, उसका हड्डी टूट गई, टांग ही टूट गई। और गरीब के लिए हड्डी टूटना मीन्स 6, 8, 10 महीने वो किसी काम का नहीं। देखिए, इसमें कानून जो हम इसके प्रति लाने की बात कर रहे हैं, तो अभी पॉलिसीज हमारे पास थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून के अभाव में शायद ये सब हो रहा है। तो एक बार कानून आ जाएगा तो मानसिकता भी बदलेगी। पर मैं साथ साथ इनकी बात से भी बहुत बिल्कुल सहमत हूँ जो इन्होंने कहा कि इसका प्रचार होना चाहिए। ये जब प्रचार होगा तो इस माध्यम से भी सेंसिटाइज होंगे जो हमारे पुलिस के लोग हैं, कि ये सब के सब लोग ऐसा नहीं है कि बोझ है, बल्कि दिल्ली के अंदर ये अपने श्रम से दिल्ली को आगे भी बढ़ा रहे हैं। Honorable Minister, am I permitted, sir? जी जी जी। Sir, you rightly said about the development of GP Govindpuri Jhonti cluster. Sir, they are residing there about 35 years, 40 years since then, and same is the case with the Shadipur Depot Katputli, that JD cluster. I think that is one of the biggest in the Asia. Sir, 40 years हो गए उनको वहाँ रहते हुए, अभी तक वहाँ एक भी किसी को फैसिलिटी नहीं मिली है। उनका जीवन नरक कितने से हो रहा है। मैं बड़े बिटर बात कह रहा हूँ, माफी मांगता हूँ, आपका दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है। 65 साल की आजादी हो गई, 40 साल उनको रहते हुए हो गए, और हम लोग डीडीए का टेंडर छूटा था जीपी गोविंदपुरी की झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर का 3-4 साल पहले, एक नई ईंट भी नहीं लगी, एक पैसे का काम नहीं हो। क्या आप टाइम बाउंड इसको नहीं कर सकते ताकि वास्तव में कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट काम नजर आए? या जैसे कि इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारी बेटी लेगी है और जो है लोग बाग जो आंसू बहाने, क्रोकोडाइल आंसू बहाने, बाप जाकर के चिल्ला रहे। वो गरीब कुली की बेटी थी जो डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट थी। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस जो भी आप एक्शन लेते उस पर टाइम लिमिट जरूर। देखिए, इसमें आपने 2 उदाहरण दिए हैं। मैं इतना आपको कह सकता हूँ केवल कि इस मंत्रालय में आने के बाद में कम से कम मैंने इनके आधे दर्जन से ज्यादा रिव्यू मीटिंग्स इन दोनों कॉलोनीज के रिहेबिलिटेशन के बारे में लिया है। और जो कठपुतली कॉलोनी है उसके अंदर लगभग 2812 के करीब फ्लैट्स बनने हैं, जिसका उनका इन सीटू वहां पर है, लेकिन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर उनके लिए जगह देख करके इन लोगों को ट्रांजिट में कहाँ पे, क्योंकि जब वहां बनेगा तो इस बीच में उनको कहीं पे ले जाया जाएगा, वो ऑलरेडी बन करके तैयार हो चुका है। तो हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द इनको वहां पर शिफ्ट करके यहाँ पर कठपुतली कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। उसी तरीके से जो गोविंदपुरी कालका जी के अंदर है, गोविंदपुरी कालका जी में फॉर्चुनेटली ये ट्रांजिट कैंप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक खाली जगह अब देख पाए हैं जिसमें वो बनाना शुरू करेंगे। और वहां पर जैसे एक टावर बनेगा तो उसके अंदर लोगों को शिफ्ट करेंगे, फिर जो जगह खाली होगी वहां पर वो बनना शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट्स दोनों के दोनों अपने किस्म की पहले प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे देश भर में कहीं पर भी इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। ये अपने किस्म के नए प्रोजेक्ट्स हैं। और मुझे कम से कम खुशी है कि जिस वक्त मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में था, हमने 2008-9 में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कंसेप्चुलाइज करके इसको शुरू किया है। दुर्भाग्यवश 3 वर्ष में इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हमारे समझ से जो हमने उस वक्त सोचा था कि 1.5 साल में शुरू हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि अब मैं वापस एक ऐसे मंत्रालय में आ गया हूं कि जिसके माध्यम से इसको मैं गति दे पाऊंगा और इसको मैं लगातार इसको मॉनिटर करूंगा। तो मैं केवल इतना आपको दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी नजर है, और न केवल ये 2 प्रोजेक्ट्स, बल्कि आज प्रीमेच्योर होगा। हम लोग बहुत वर्क कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि देश भर में हम लोग बहुत सारी जगहों के ऊपर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को इन सीटों वहीं के वहीं हम लोग ठहराएं। हम लोगों ने राकेश मेहता जी शायद इस चीज को समझ पाएंगे, टेक्निकल ये है, हमने EFC नोट भी मूव कर दिया है। 45,000 करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन से हम लोगों ने मांगा है 12वें पंचवर्षीय योजना के लिए, कि पूरे देश भर में हम लोग 10 लाख
हम लोग मकानों को हम लोग वहीं के वहीं हम इन सिटू उनको वहां पे हम उनको जगह दें, और 45,000 करोड़ रुपया हमने प्लानिंग कमीशन से मांगा है और हमको उम्मीद है कि ये पैसा हमें मिल जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम हजारों की नहीं बल्कि हम लाखों हम लोगों को वहीं के वहीं हम मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके करना चाह रहे हैं। और उसका मील का पत्थर ये गोविंदपुरी और हमारे ये कठपुतली कॉलोनी वाले प्रोजेक्ट हमारे होंगे, क्योंकि जो इनके सक्सेस के आधार के ऊपर और इनसे एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर हम लोग दूसरी जगह भी हम शुरू करने वाले हैं। सर, आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि इस केस में मिनिस्ट्री ने बजट भी 500 करोड़ का तय कर दिया था, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसमें शुरू में पहले प्रोजेक्ट आप फिक्र मत करें, हम बहुत जल्दी करेंगे ये। हाँ हाँ जी सर, नेहरू प्लेस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कोई लेडीज के लिए बाथरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है और इतनी बुरी स्थिति में लेडीजों की हालात है। ये वहाँ भी कई बार रिक्वेस्ट की है मगर हमारे अच्छा, ये पटरी वालों के लिए पानी की कस्टमर्स के लिए कस्टमर्स या कोई भी आती है लेडीज या वहीं के रहने वाले हो या पटरी वाली हो, कोई बाथरूम की सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। पुलिस वालों की इतनी हमारी गलती होती है क्योंकि हम लोग सहने के बाद भी उस पटरी पे अपना सह रहे हैं मगर हमारे साथ कोई सहयोग मैडम के अलावा कोई सहयोग नहीं मिलता।
भी लोगों को रखना चाहें, लेकिन इतना बड़ा ना हो, इतना, बट क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र में करोल बाग, आपको पता होगा शायद, देयर वाज अ प्लान 2010 में बना था एनएमटी लेन और अजमल खान रोड। हम सर मार के हम थक गए, हमने लोगों के साथ वहाँ वर्कशॉप्स किया, स्टेक होल्डर्स तैयार हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल जो है तो मिसिंग है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा प्रोजेक्ट पर। दैट वुड बी अ मॉडल। पॉलिटिकल विल क्या है? पॉलिटिकल विल तो स्टेक होल्डर्स, कोई वहाँ पर लोकल एमएलए, काउंसलर या क्यों कोई विरोध करेगा अगर उसका वैसे रिक्वेस्ट नहीं है? एमसीडी इज नॉट डूइंग इट। हम बहुत कीप लुकिंग फॉर लूप होल्स टू गेट आउट ऑफ इट, लेकिन डिसीजन पे डिसीजन होता रहता है, लेकिन वो एनएमटी लेन। आप इस पे अलग से एक नोट मेरे को अगर दे दें तो फिर मैं इसको पर्सनल लेवल पे मैं टेक अप करता हूँ। थैंक यू।